Good morning, students. Once again, I am with you with our second unit and new topic, that is scientific management principle and techniques. ओके, हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और ये किसने दिया था, सबसे पहले उस पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ न्यू थिंक ऑन मैनेजमेंट produced by टेलर। ओके, क्या नाम है इनका? टेलर नाम है, F.W. टेलर हम लोग कह सकते हैं इनको। तो F.W. टेलर ने हमें सबसे पहले चीज़ों को साइंटिफिकली सोचने के लिए बताया। मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन बिहेवियर को हमें सोचना है, लेकिन एज अ टेक्निक, एक टेक्निक के थ्रू सोचना है। ये कौन थे, कहाँ से आए थे? तो ही वॉज वर्किंग एट मिडोल स्टील कंपनी इन यूएसए एज ए लेबर। इन्हों ये यूएसए की एक कंपनी में, स्टील कंपनी में एज ए लेबरर वर्क करते थे, और वो अपने हार्ड वर्क और अपने एफर्ट से कहाँ पे पहुँचे? एट अ पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर इन अ सेम कंपनी विथ अ शॉर्ट स्पेन ऑफ 6 years। 6 सालों से हार्ड वर्क करके उसी कंपनी में वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचे। ठीक है, द सेम स्टील कंपनी इन यूएसए, जिस कंपनी में वो एज ए लेबर वर्क करते थे। लेबर मतलब हमारा लोअर लेवल से भी जो नीचे होते हैं लोग, उस पोस्ट पे वो वर्क कर रहे थे। ठीक है, जो सुपीरियर्स के अंडर में आते हैं, सबॉर्डिनेट, उस पोस्ट पे वर्क कर रहे थे। और वहाँ से उन्होंने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करके वो कौन सी पोस्ट पे पहुँचे? उनकी जो पोजीशन थी वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे हो गई उसी कंपनी में विद इन ओनली अ 6 years। सिर्फ 6 साल काम करके उन्होंने ये अचीव किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उन्होंने क्या किया? तो टेलर साहब ने, देखिए, इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, Taylor under today number of experiment and came in the conclusion that the number of work a laborer was doing was far less as compared what he was supposed to be doing। मतलब कि एक लेबर वहाँ पे उन्होंने इतने सालों में चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें ये समझ में आया जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो उतना काम नहीं करते जितना वो कर सकते हैं। ठीक है, जो सपोज किया जा सकता है कि इतना वर्क वो पर डे कर सकते हैं, वो उतना वर्क कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो जिससे उन्होंने क्या डिसाइड किया? ही गेव अ सजेशन। तो इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन उन्होंने निकाला कि चीज़ों को क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि दे हैव अ सजेशन, उन्होंने कुछ सजेशन दिए प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। और वो सजेशन क्या था? ही गेव अ साइंटिफिक आउटलुक टू द मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में सोचना और समझना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि अब मैनेजमेंट को एक आउटलुक देना चाहिए, और वो आउटलुक कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने वर्ड तो लाया, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड टूल, मेथड एंड ट्रेनिंग personnel in order to increase output, improve quality and reduce the cost of wastage। क्या हुआ इसका मतलब? कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने वर्क को और स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल, स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड ट्रेंड पर्सनल के साथ में करना चाहिए। और स्टैंडर्ड ट्रेंड पर्सनल्स जो होंगे हमारे, उनके बारे में क्या बताया गया? अगर स्टैंडर्ड ट्रेंड पर्सनल्स होंगे तो वो इंक्रीज़ करेंगे अपनी
क्वालिटी को, ठीक है, इंक्रीज द आउटपुट, जो आउटपुट वो देने वाले हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और साथ में रिड्यूस कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे। कैसे लोग? जो ट्रेंड पर्सनल, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉयज़, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होंगे वो ऐसा करेंगे। तो इनका देख रहे हैं आप लोग कितना इजी तरीके से इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल को बताया कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन अ बेस्ट एंड साइंटिफिक वे। मतलब बेस्ट मेथड को हमें सेलेक्ट करना है, और वो बेस्ट मेथड कैसे सेलेक्ट होगा? थ्रू द साइंटिफिक वे, ठीक है। ये हमारा मतलब हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं? तो पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने, टेलर ने, पहला उनका जो बिलीव था वो क्या था? टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफ़िशियंसी। इनको लगता था कि सबसे बेस्ट वे इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज, इफ़िशियंसी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टू डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। हमें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए और साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमें रूल ऑफ थंब मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें चीज़ों को क्या करना है? साइंटिफिकली सोचना है, ऐसा उनका कहना था। द मेथड was the method, so we should substitute rule of thumb throughout the organization। हमें जो रूल ऑफ थंब, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है, जो बरसों से चला आ रहा है कि हम ऐसे ही काम करते हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसका कोई ना कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट लाना चाहिए। और वो बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? थिंक साइंटिफिकली, ऐसा टेलर साहब का कहना था। F.W. टेलर ने कहा कि साइंस, हमें साइंटिफिक वे से सोचना चाहिए कि बेस्ट वे से वर्क को कैसे परफॉर्म किया जाए, इफ़िशियंसी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, हमें साइंटिफिकली सोचना चाहिए। हमें रूल ऑफ थंब यूज़ नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है उसे अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। दो वर्ड आया, एक हार्मोनी आया और दूसरा आया डिस्कॉर्ड, ठीक है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कलह, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मतभेद, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्कॉर्ड। ओके, तो टेलर का क्या कहना था? टेलर ने कहा कि देयर शुड बी, यहाँ पे THERE देयर होगा, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हमारा जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कंप्लीट, दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में आपस में किसी भी टाइप का, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए हमारे मैनेजमेंट और वर्कर में, ठीक है। और मैनेजमेंट और वर्कर में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या बताया गया? दिस रिक्वायर मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? ठीक है, मतलब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? तो व्हेन द change in attitude of worker and management towards one another from कंपटीशन टू कॉरपोरेशन, मतलब वो एक दूसरे को कॉरपोरेट करने के जगह एक दूसरे से जब कॉम्पिटिट करने लगते हैं तो उनके बीच में ऑलरेडी एक प्री माइंडसेट होता है कि अगर हमारा मैनेजमेंट हमसे कोई वर्क कह रहा है, वर्कर से कोई वर्क कह रहा है, तो उसके पीछे पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट हो सकते हैं। और ये अगर हम पहले से प्री सेट कर लें, मतलब
पहले से ही हम बिलीव कर लें, मान लें कि हमें इसीलिए कहा जा रहा है, तो वो हमारा मेंटल रेवोल्यूशन में आता है। तो मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि दोनों दोनों मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनका जो एटीट्यूड होगा वो दोनों एक दूसरे को लेके पॉजिटिव सोचें, ऐसा इन्होंने बताया। किसने? टेलर साहब ने बताया। ठीक है, मतलब हार्मोनी, एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मोनी, मेल मिलाप होना चाहिए, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। नाउ सेकंड प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, और वो थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? वो थर्ड प्रिंसिपल हमारा कहता है कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कॉरपोरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? देयर शुड बी कंप्लीट कॉरपोरेशन एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिविजुअलिज्म, एक को लेके काम नहीं करना है, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके वर्क करना है, ऐसा होना चाहिए। एक आगे समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन by different people must carried out with a टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉरपोरेशन। बताया गया कि यहाँ इंडिविजुअलिज्म, एक की बात ना हो के कॉरपोरेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब टीम स्पिरिट, एकता के साथ काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म, मैनेजर अपने बारे में सोचे और वर्कर अपने बारे में सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये क्या होगा? दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड दस इन टर्न इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, ज्वाइंटली दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, कौन? दोनों, वर्कर और मैनेजमेंट, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही प्लीजेंट होगा, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होगी, साथ में इट इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी दोनों की। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाई F.W. Taylor, that is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल की बात करें तो द इफिशियंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेक केयर टू राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। मतलब जैसे ही प्लेसमेंट होता है, पर्सन शुड बी, जैसे पर्सन को कैसे साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाए, कोई भी एम्प्लॉई है उसको क्या किया जाए? साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाए फॉर देयर पोजीशन, उसको एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। टू इंक्रीज द इफिशियंसी, तो उसकी इफिशियंसी कैसी होगी कि उसके पास जो वर्क करने की कैपेसिटी होगी वो मोर बेटर होगी, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिटी ही इज सेलेक्टेड टू परफॉर्म ए वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या बताया गया? द इफिशियंसी शुड बी गिवन ट्रेनिंग टू द लर्नर एंड बेस्ट method of doing job, efficient employees would produce more and learn more। अगर efficient employee होगा तो कैसा होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेगा, और वो उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए
प्लेस किया गया था, जिसकी वजह से वो क्या होंगे और बेटर तरीके से वर्क परफॉर्म करेंगे। दिस विल इंश्योर, और वो जो एम्प्लॉय होगा वो खुद से इंश्योर करेगा कि वो अपने ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी के साथ वर्क को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और व्हेन द वर्कर इज डूइंग एक्टिविटी विथ हिज ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी, वो जब अपनी ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी के साथ वर्क करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, दोनों के लिए बेनिफिट होता है, कंपनीज एज वेल एज वर्कर्स। आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ओके, लिसन इट प्रॉपरली अगेन एंड अगेन, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज कंसर्न टू मी। थैंक यू।